नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. 2I, and again this is what voidable contract. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये वॉइडेबल एग्रीमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। और यहीं से क्वेश्चन आता है, वॉइडेबल एग्रीमेंट नहीं है, दिस इज नॉट एग्रीमेंट, दिस इज व्हाट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे क्या था, वॉइड एग्रीमेंट था, वहां पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो ये जो उसकी टेक्निकलिटी है, व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए प्रीलिम्स एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर मेंस. When you are talking about voidable contract, never get confused. You cannot replace the word contract with agreement. This is not, the term is not voidable agreement. But what is the term? Voidable contract है ये, ठीक है? So these are the terms. Never forget these terms. Agreement, section 2E, void agreement 2G, contract 2H, and voidable contract 2I. These are the proper words. You must fix these words in your mind. इन शब्दों को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए. When you use the word voidable, you are talking about voidable contract. When you are talking about contract, you are saying that an agreement which is enforceable by law, that is defined under section 2H, this is contract. Agreement and this contract, there is difference between them. An agreement may be enforceable and may not be enforceable. When it is enforceable, it becomes contract. When it is not enforceable, it is called void agreement. You got it? Now come to the definition of the voidable contract. What it is? पढ़िए इसको अच्छे तरीके से. An agreement which is enforceable by law. See, an agreement which is enforceable by law, अगर आप यहां तक पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, enforceable by law. बट क्या, at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, such agreement is called voidable contract. अब मैं आपको बात समझाता हूं क्या है, क्या मतलब है इस बात का. देखो, एक थे परम भक्त, ठीक है, क्या यहां पर हमारे पास सौरभ बोस को, सौरभ बोस, हमारे देवू, इनको एक गुरु मिल गए, गुरु जी, मेरे टाइप गुरु जी नहीं, जो आपको परलोक के बेनिफिट्स बताते हैं ना, दोज हु टॉक्स अबाउट द फेवर्स ऑफ सम डिवाइन फेवर्स, कि आप परलोक में कैसे जाएंगे, जैसे आसाराम बापू, राम रहीम, आदरणीय हैं सब, बुरा मत मानिएगा, कभी कोई भक्त निकले आपस में इनमें से, है ना, तो ये उनमें से कोई थे, ठीक. तो सासाराम बापू, ठीक. तो सासाराम बापू के पास देवू चले गए, पहुंच करके, एंड नाउ जब उनके पास पहुंचे तो सासाराम ने कहा कि बेटा क्या रखा मोह माया में, सब यहीं छोड़ जा, कुछ नहीं रखा, ले गुरु मंत्र ले और ध्यान में अपना कर. कह रहे इस प्रॉपर्टी का क्या करूं, कह रहे ये लाख, तेरा बंगला जो है 10 लाख का, मैं 1 लाख में खरीदता हूं, ठीक है, क्या करना है, ये भी दे रहा हूं, सिंबॉलिकली है तेरे लिए, तो छोड़ना है, सब कुछ छोड़ दे. इट मीन्स व्हाट, सासाराम बापू एक्सरसाइज्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो उनका प्रभाव था देवू पर, एंड नाउ ही ऑब्टेन्ड कंसेंट टू एन एग्रीमेंट ऑन अनकंसाइनेबल टर्म्स. सासाराम बापू ने अपने जो स्टेटस था, अपना जो प्रभाव था, उसका गलत फायदा उठा करके देवू को हाई प्राइस प्रॉपर्टी बहुत कम में लेने से
बना लिया, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। नाउ दिस वाज द कॉन्ट्रैक्ट, बोथ आर मेजर, सारी बातें ठीक है। अब देवू घर आया, किन से मिला? काले कोट वालों से मिला, एसएस से। एसएस ने समझाया कि अभी क्या कर डाला कि सासाराम के चक्कर में पड़ गया तू, ये ऐसे मत कर बेवकूफ, करोड़ों की संपत्ति तू 1 आध लाख में बेच रहा है। नाउ यहां पर आप देखो, द कंसेंट ऑफ द देवू was taken in this agreement contract by undue influence by the Sasaram Bapu. Therefore, now Devu wants to withdraw this. Ki I will not obey this. I will not perform this contract. Now, this is a contract which can be enforced only if the Devu wants to get it enforced. समझे? या ऐसे समझ लीजिए, तो ऐसे एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं हम लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो दो पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार की इच्छा पर डिपेंड कर सकता हो कि इसको एनफोर्स कराना है या नहीं कराना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वॉट one of the party to the contract, this is other party to the contract, these are two parties to the contract. Now when there is situation that contract can be enforced if he wishes, only one of the parties, this contract can be enforced only if this party agrees to that, then in such condition this contract is called voidable। जहां पर दो पार्टीज हैं लेकिन एक की इच्छा पर निर्भर करता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होगी या नहीं होगी, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज लेट मी नो आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया नहीं आया। जैसे मान लीजिए अंजू अरोड़ा है ना, अंजू अरोड़ा, ठीक है। अब अंजू अरोड़ा मैडम ने क्या किया, ये गई, इनको एक लड़का पसंद आ गया, ठीक है, लेकिन लड़का कह रहा है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। करेगा कैसे नहीं? इन्होंने पॉइंट गन पर उसकी कंसेंट ली कि बोल, आई डू एग्री टू मैरी यू, तुझे मुझसे शादी करनी होगी। मैंने कहा मैडम मैं करूंगा, 10 बार करूंगा, मेरी जान छोड़ दो आप। अब यहां पर जिससे कंसेंट ली जा रही है उसको आपने कंसेंट कैसे लिया? आपने यू आर ऑब्टेनिंग कंसेंट एट द गन पॉइंट बाय अप्लाइंग कोर्जन, आप उसको धमका करके कंसेंट ले रहे हो। अब कल को ये जो एग्रीमेंट है, ये जो प्रॉमिस टू मैरी हुआ, नाउ इट इज डिपेंडेंट अपॉन द विश ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो टेकन एट द गन पॉइंट। अभी एग्रीमेंट कुछ होगा परफॉर्म तभी जिस व्यक्ति की आपने धमका करके सहमति ली है। अगर वो चाहे कि भाई मुझे नहीं करना, उस दिन तो आपने मेरी सहमति ली थी डरा करके, आई डोंट वांट टू परफॉर्म दिस मैरिज एग्रीमेंट, सो नाउ दिस मैरिज कैन बी परफॉर्म्ड ओनली एट द विश ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। एक पार्टी की इच्छा पर निर्भर करता है कि ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा या नहीं होगा। तो when the performance depends upon the wish of one of the parties, then we say it is a case of voidable contract। आया समझ में नहीं आया? प्लीज लेट मी नो एवरीवन, हरी अप, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एन एग्रीमेंट which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto। जब एक पार्टी पर, उन पक्षकारों में से किसी एक पार्टी पर की इच्छा पर निर्भर करता हो तो कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो समटाइम्स ये हो सकता है कि देयर आर ए बी सी एंड देयर आर डी ई एफ, ओके। तो वन और मोर, वन इस पार्टी में हो सकता है, इन पार्टीज, मल्टीपल पार्टीज हैं, अगर मल्टीपल पार्टीज इस साइड है और मल्टीपल पार्टीज इस साइड है, एंड नाउ इफ दीज टू पार्टीज आर रेडी बट दिस पार्टी, वन और मोर ऑफ द पार्टीज, ये एनफोर्सेबिलिटी को मना कर रही हो, दिस द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड ओनली ऑन द कंसेंट ऑफ सी, इवन देन इट इज कॉल्ड वॉइडेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसको देखो डेफिनेशन में क्यों कह रहा हूं, ये एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू। तो जहां पर दो मल्टीपल पार्टीज हो, 1 2 3
और तो अदर साइड पर भी 1 2 3 इस तरीके से. दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल पार्टीज एंड नाउ एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द विश ऑफ दीज टू एंड नॉट एट द विश ऑफ दीज. इट इज ऑल्सो द केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. समझे? तो समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि सिंगल पार्टी है दोनों तरफ, लेकिन कई बार होता है मल्टीपल पार्टीज भी हो सकती हैं. तो सभी केसेस को कवर करता है. सिर्फ ये देखना है कि एक पक्षकार चाहता है अगर कि एनफोर्सेबिलिटी होगी तो उसकी इच्छा पर ही निर्भर करेगा, तब ऐसा होगा. देन वी विल से दिस कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. तो वेरी सिंपल. आपके लिए टेक्निकलिटीज कहां पर आएंगी? व्हाट काइंड ऑफ टेक्निकलिटीज यू मे फेस इन द एग्जाम. किस प्रकार की टेक्निकल आप प्रॉब्लम से फेस कर सकते हैं उसको समझो. वहां जो ऑप्शंस देंगे प्रीलिम्स में आपको वो कुछ इस तरीके के होंगे, लाइक दिस. void agreement, voidable agreement, voidable contract, illegal contract. So sometimes they can try to confuse you कि what is the exact term in options. तो this is not void agreement, तो voidable agreement नहीं है, ये ध्यान रखना. this is voidable contract. I believe कि आप इसमें appreciate कर पाएंगे डिफरेंस. तो जो शब्दों का खेल है, जो टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है, वो वर्ड्स में, फ्रेजेस में है. voidable contract, void agreement, contract, इस तरीके से. प्लीज लेट मी नो ये बात आपको समझ में आई नहीं है जो मैंने समझाई आपको. प्रीलिम्स में यहां पर इस तरीके से आपको वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि केवल शब्द क्या महसूस कर रहे हैं. आप वॉइडेबल एग्रीमेंट पे मत फंस जाना. मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि यहीं पर फंसेंगे आप. जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको लगेगा मैं बोल रहा हूं कि यहीं से क्वेश्चन आया. ऑप्शंस भी ऐसे मिलेंगे आपको. ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज व्हाट? दिस इज 2J. a contract which ceases to be enforceable by law. इसको समझिए. a contract which ceases to be enforceable by law. एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम. वी आर टॉकिंग अबाउट ए कॉन्ट्रैक्ट. इट मीन्स व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट? कम ऑन. कॉन्ट्रैक्ट कहां पर डिफाइंड है बताओ? दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H. इट मीन्स व्हाट? दिस इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ. जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल हो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते, उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट. तो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एनफोर्सिबल है, बट इट सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ. इन फ्यूचर या सब्सिक्वेंटली इट इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ. देन वी से इट इज द केस ऑफ it becomes void. It becomes void. A contract which ceases to be enforceable, then it becomes void when it ceases to be enforceable. जब ये enforceable नहीं रहता है तब ये शून्य हो जाता है, becomes void. तो section 2J is dealing with a condition when contract becomes void. It is that condition. How it is possible? It is possible because of this. Please see the board. This is an example for you. This is Priyanshu and this is Avi Chaudhary. Priyanshu is from China. She is a China national. Priyanshu जो है ये China national है और Avi Chaudhary is an Indian. Now they have entered into some agreements. इन्होंने कुछ इकरार कर लिए हैं. They have entered into some contracts rather, है ना, of sale purchase, import export, and those are valid contracts. It means those can be enforced by the law now. तो contract की definition में आ गई. But subsequently a war is broken out between India and China. अब इंडिया और चाइना के बीच में क्या हो जाता है? एक युद्ध हो जाता है. War is. Now trade between the India and China is suspended.
it has been notified that there will be no more trade. Now this becomes, this contract which was earlier enforceable, जो पहले contract enforceable था वो अब क्या हो जाता है, that becomes not enforceable. It is called becomes void. Come on, becomes void समझ में आया आपको? दूसरा समझाता हूं आपको, देखिए इससे भी अच्छा आ गया मेरे पास. becomes void. अब है हमारे सौरभ बाबू. सौरभ बाबू की शादी तय हो गई, विवाह मंडप सज गया, तो ये शानदार बैंक्वेट हॉल को बुक करवाया कि मेरी शादी होगी तो ग्रैंड लेवल पर होनी चाहिए. ठीक. अनफॉर्चुनेटली बिफोर द डे वन, जस्ट वन डे बिफोर द डे ऑफ मैरिज, दैट मैरिज हॉल, दैट बैंक्वेट हॉल वाज गॉट फायर. उसमें आग लग गई एंड दैट वाज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली बिकॉज ऑफ दैट फायर. उस आग लगने की वजह से वो पूरा का पूरा बैंक्वेट हॉल जल गया. अब सौरभ बॉस कहते हैं मुझे तो शादी यहीं करनी है, जला हो कुछ भी हो आपको करना पड़ेगा. नाउ द ओनर ऑफ द बैंक्वेट हॉल कैन से, बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस इज फ्रस्ट्रेटेड, देयरफॉर इट बिकम्स void now. It was a valid contract but it cannot be enforced anymore. अब इसको enforce नहीं करा सकते हैं, then it will come into the category of section 2Z because this was, it ceases to be enforceable now. It ceases to be enforceable by law because of the destruction of the subject matter of the contract. Contract का जो subject matter था, जो banquet hall था, वो अब जल गया है, वो खत्म हो गया है, अब परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती है. तो दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्स. पहले कभी एनफोर्स हो सकता था लेकिन अभी एनफोर्स नहीं हो सकता है. तो द केस विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 2J, बिकम्स वॉइड. दिस इज द की वर्ड हेयर, बिकम्स वॉइड. अब बात समझना है आपको. कम ऑन एवरीवन प्लीज, दिस इज 2J. शशांक शेखर कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल और, वन मोर एग्जाम्पल इज डिमांडेड बाय हिम रिगार्डिंग when it becomes void. चलिए एक एग्जांपल और देते हैं. शशांक शेखर, it was agreed that he will marry with Alia Bhatt in May 22. Fine. This was an agreement and you can say this becomes contract because both are major, there is no problem. Section, this was a valid contract. Alia Bhatt. सही है. Now what happens before May 22, Alia Bhatt got married to Ranveer कपूर. में आने से पहले ही आलिया भट्ट ने शादी कर ली रणवीर कपूर से. अब शशांक शेखर कह रहे कि नहीं, मैं तो फिक्स्ड डेट पर बारात लेकर के आऊंगा ही आऊंगा, मुझे नहीं पता, आई वॉन्ट टू मैरी आलिया भट्ट कम वॉट में, जो हो जाए मुझे इसी से शादी करनी है. नाउ प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. गॉट इट? Performance of this agreement is now impossible and therefore it cannot be enforced by law. So it is the case of, we will say now the contract becomes void. Are you getting this point or not? ठीक. So because it cannot be enforced, or in technical words we say it ceases to be enforceable by law. Now it is no more enforceable by law, therefore we say it becomes void. Contract becomes void. अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? अब कॉन्ट्रैक्ट void हो गया है. कब हुआ? किस पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ? when it happened, when it ceases to be enforceable, जब ये enforceable नहीं रहा उस पॉइंट ऑफ टाइम में it becomes void. तो आई बिलीव कि अब आपको अच्छे तरह क्लियर हो गया होगा.
सो अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग 2H में। अगेन नाउ आई कम टू 2H। अगेन प्लीज सी द डेफिनेशन ऑफ 2H। दिस इज सेक्शन 2H। एन एग्रीमेंट enforceable by law is said to be a contract. An agreement which is enforceable by law is a contract. So you can say this is what agreement plus enforceability. Enforceability by law equals to contract. This is the mathematical equation in this case. So an agreement which is enforceable by law becomes a contract. ये लाइन हम 50 बार पढ़ेंगे, इससे बोर मत होइएगा. Now you will try to see there should be an element of enforceability by law. विधि के द्वारा प्रवर्तनीयता, विधि के द्वारा लागू किया जाना. अब ये क्या है? And for that purpose when can an agreement be enforceable by law? ये enforceability by law आएगी कब? enforceability होगी कब? For that purpose you will have to read along with section 2H section 10. And now come to section 10. This is section 10. What agreements are contract? Section 10 is dealing with what agreements are contracts. So basically section 10 is dealing with the conditions when an agreement is enforceable. कौन कौन सी शर्तें ऐसी हैं जिनका पालन किया जाना बहुत जरूरी है जिससे कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील किया जा सके. तो एन एग्रीमेंट कन्वर्टिंग टू कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, उसके लिए आपको सेक्शन 10, और मैं आपको बताऊं सेक्शन 10 एक तरीके से धुरी है, एक्सेस है, जिस पर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवॉल्व करता है. तो एंटायर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द एक्सेस ऑफ सेक्शन 10. तो सेक्शन 10 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन दिस बुक. तो प्लीज डू नोट डाउन दिस. आपको बहुत अच्छे तरीके से सेक्शन 10 रटा होना चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं होगा. बिल्कुल ऐसे रटा होना चाहिए जैसे कि दो का पहाड़ा. अब पढ़ते हैं क्या है, देखिए. दीज आर द कंडीशंस. नंबर 1, all agreements are contract. All agreements are contract if they are made by the free consent of the parties. See देंगे. तो these are the requirements. Free consent. कैसे consent? Free consent. Free consent of the parties. तो this is the first requirement. Number 1. What is this? Free consent. कि ये फ्री मतलब हिंदी में होता है यहां पर फ्री नहीं, मुफ्त सहमति नहीं है. फ्री का मतलब है स्वतंत्र सहमति. फ्री मीन्स स्वतंत्र, फ्री फ्रॉम एनी कोर्स, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फोर्स. तो फ्री कंसेंट, कंसेंट मीन्स सहमति. तो पहली रिक्वायरमेंट इज व्हाट, दिस एग्रीमेंट शुड बी मेड ऑफ फ्री कंसेंट. और फ्री कंसेंट किसकी? सेकंड एलिमेंट किसका है आपका? सेकंड एलिमेंट फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज. कौन सी पार्टीज? which are competent to contract. Number 2, parties should be competent to contract. ठीक है, दो बातें हुई. तो नंबर फर्स्ट एलिमेंट क्या आया? द कंसेंट शुड बी फ्री, देयर शुड बी फ्री कंसेंट. नंबर 2 आया ऑफ द पार्टीज. कौन सी पार्टीज? विच आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. एंड नाउ यही हम पढ़ते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द फ्री कंसेंट? सेक्शन 13 से लेकर के 22 तक के जो सेक्शंस हैं, दो सेक्शंस आर रिलेटेड टू व्हाट? फ्री कंसेंट. पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ते हैं 11 और 12. सेक्शन 11 एंड 12 डील्स विद द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहां से क्लियर हो जाता है. फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन, देखिए क्या होना चाहिए, हमने पढ़ा था. ये नेक्स्ट इज व्हाट? फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन. कंसिडरेशन होनी चाहिए, और वो भी कैसी होनी चाहिए?
this should be a lawful consideration and lawful object. इसके लिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 23 एंड ऑल्सो 24. एंड नोट हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, और यहां पर एक्सप्रेसली जिनको वॉइड घोषित नहीं किया गया है, समझे आप. एंड दे आर नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड एंड डिक्लेयर टू बी वॉइड, जिनको की जैसे कि 26 में एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज को वॉइड डिक्लेयर किया गया है. 25 में एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन को वॉइड डिक्लेयर किया गया है. वेजिंग एग्रीमेंट सेक्शन 30 में वॉइड डिक्लेयर किया गया है कि किस उस एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो. तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स 1 2 3 एंड दिस इज 4. समझे. अब इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं. प्लीज सी द बोर्ड. ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड by free consent of the parties competent to contract. तो free consent of the parties हो गया. If they are made for a lawful consideration with a lawful object, ठीक, and if they are made and not hereby expressly declared to be void. आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. देखो मैंने बहुत इंफोग्राफिक बना के बनाया आपको. इफ दे आर मेड कैसे बनाया गया हो, बाय फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट किसकी, पार्टीज की फ्री कंसेंट. पार्टीज कैसी, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. एक बात ये हो गई. दूसरी क्या, इफ दे आर मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल कंसिडरेशन कहां पर है, सेक्शन 2D में है. फॉर ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट इन दोनों को हम पढ़ते हैं सेक्शन 23 और 24 में. एंड नोट हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ये भी 24 से 30 में डिक्लेयर किया गया है. तो अब आपको समझ में आया एवरीवन, ठीक. अब समझिए और क्या क्या है. देखो इसमें ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स. इस लाइन को समझिए क्या है, व्हाट इज दिस लाइन, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट. इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट कब होगा, सेक्शन 2E में होगा. सेक्शन 2E कब आता है, जब 2A प्लस 2B इस तरीके से होगा तब होगा, तो देन 2E आएगा. तो इट मींस व्हाट, कंडीशंस ऑफ सेक्शन 2A मस्ट बी फुलफिल्ड, कंडीशंस ऑफ सेक्शन 2B मस्ट बी फुलफिल्ड, देन इट विल बिकम 2E. And if all these conditions, free consent, competent parties, lawful consideration, lawful object, not hereby declared, then will come, ये बन जाएगा contract which is defined under section 2H. तो ये है सब देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ताना बाना. फॉर एन एग्रीमेंट ऐसे करता हूं, देखिए व्हाट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, हाँ है ना. एग्रीमेंट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट कब कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जब वो एग्रीमेंट क्या हो, एनफोर्सेबल हो. एनफोर्सेबल हो. वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल कब होगा, जब सेक्शन 10 की सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी. ठीक है. सेक्शन 10 में फुलफिल करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 11 से 12 पार्टीज, कौन कौन सी पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं. 13 to 22 फ्री कंसेंट से रिलेटेड सेक्शंस. 23 से लेकर के 24 लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नोट हेयर बाई डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, सेक्शन 24 से 30 तक. ये आपको पढ़ना पड़ेगा. तो आप समझ रहे हैं सेक्शन 10 को मैंने क्यों कहा कि ये एक्सेस है. अब क्योंकि यहां पर आपने कहा एग्रीमेंट बिकम्स, ये सब तो एग्रीमेंट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे सेक्शंस किस लिए जरूरी थे, एनफोर्सेबिलिटी के लिए जरूरी थे. सेक्शन 11 से लेकर के 30 तक. ठीक है. लेकिन क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट तो हो. भैया एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए, बोलो. पहले तो एग्रीमेंट होगा, ये है ना, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट.
तो एनफोर्सेबिलिटी तो यहां से आ गई, ये एग्रीमेंट कहां से आएगा? एंड फॉर दैट पर्पज आपको क्या चाहिए? नंबर 1, एग्रीमेंट कैसे होगा? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एंड फॉर दैट पर्पज proposal is defined under section 2A, therefore all the conditions of section 2A must be present। acceptance कहां पर है? section 2B में है। और कहां पर है फिर sections? section 7, 8 and 9। तो when you are saying that a proposal must be accepted, basically you are saying that as per section 7, 8, 9, तो these conditions must be fulfilled। and again communications में section 4 and 5 are very important acceptance से related, कि communication बहुत जरूरी है, तो section 4, 5 भी हो गया। रिवोक ना किया गया हो, section 6 हो गया। तो all these sections are interlinked, section 2 to 30, these sections are very important and these sections are interlinked as well। only the cumulative understanding and holistic understanding of these sections can give you that feeling which is required for the mastery over the contract। so what is my advice? keep revising, keep learning these sections। तो प्लीज लेट मी नो आपको ये सब इंटरलिंकिंग और ये बाद में समझ में आपको आई या नहीं आई। हरी अप। So now we will have to start a fresh contract, and again we will have to start with the proposal। when can you say this is the case of valid proposal? and within this topic we will have to read so many subtopics: invitation to offer, general offer, special offer, specific offer, intention to create legal relationship। so there are so many subtopics we will have to study with the case laws and where we can see the short notes as well। दोस्तों एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना पढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए। हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।